पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। आज के इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं आपके शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन की, जो आपका 1964-66 में आया। अब इस कोठारी कमीशन को आज हम लोग इस कदर पढ़ेंगे कि चाहे आप बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, कोई भी हम कह रहे हैं आगे आप किसी भी टीचिंग लाइन का कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपने आज की ये क्लास देख ली तो आपको भले आज ये क्लास देखने में 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, क्योंकि ये क्लास बड़ी रहने वाली है, 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। लेकिन आज जो आप पढ़ लेंगे ना इस क्लास के माध्यम से, वो जब आप आगे कंपटीशन करेंगे तो उतना ज़्यादा लेवल का नहीं पढ़ पाएंगे, तब इतना समय नहीं होगा, तब आपके पास पढ़ने के लिए और भी विषय होंगे। तो इसलिए आज भले आपका 1 से 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन इस क्लास को आप बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझिएगा, है ना। नो डाउट कि आपके क्वेश्चन पेपर में 100 नहीं 110% इस वाले टॉपिक से प्रश्न बनेंगे, कम से कम 2 से 3। ठीक, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये हमारी आपसे फिर से क्या रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बीएड के सारे वीडियोस मिलेंगे। आगे चल के हम इस चैनल पर आपको जो जितने भी टीचिंग से संबंधित वैकेंसीज आती हैं, है ना, उनके विषय में जानकारी देते रहेंगे सही समय पर। इस समय आप एक बार ज़रा सर्च करिएगा, जो आपकी कस्तूरबा गांधी ये विश्वविद्यालय, जो कस्तूरबा गांधी वाले स्कूल होते हैं ना, और उसके साथ में 1-2 आपके और भी ऐसे हैं जहाँ पर वैकेंसी आई थी, लेकिन वो ना बहुत लेवल की नहीं थी। क्योंकि आप लोगों का, जिन बच्चों का परसुइंग है उनके लिए नहीं थी। ठीक है, इस वजह से मैंने उसको वीडियो नहीं बनाया। लेकिन जब आपका बीएड हो जाएगा तो कोई ऐसी वैकेंसी नहीं होगी जिसका वीडियो आपको इस चैनल पर ना मिले। तो आइए चलते हैं शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन 1964-66 की तरफ। 1964 से पूर्व यानी कि 1964 से पहले भारत में जितने भी आयोग व समितियां गठित हुई, उन सभी ने शिक्षा के किसी एक या एक से अधिक पक्षों पर ही विचार किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि 1947 के बाद भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो हमने आपको राधाकृष्णन कमीशन के नाम से पढ़ाया, उसके बाद में फिर माध्यमिक शिक्षा पर विचार करने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको आपने मुदालियर कमीशन के नाम से जाना, ये दोनों आपने पढ़े। यद्यपि इन दोनों आयोगों ने बहुमूल्य सुझाव भी दिए। ऐसा नहीं है कि अगर ये दोनों आयोग बने, इन्होंने कार्य किया तो वहाँ से कुछ निष्कर्ष ही नहीं निकला, बिल्कुल निकला। उन्होंने काम किया तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल सुझाव भी दिए, और इन सुझावों के आधार पर उच्च और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार भी हुए। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के 17 वर्ष बाद भी शिक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त नहीं हुई। मतलब बदलाव हो रहा है, सब चीज़ें हैं, ऑन ग्राउंड लेवल पे इतना अच्छा चीज़ें नहीं हो पाई कि 17 साल बाद भी कुछ बहुत अल्टीमेट हुआ होता। तो शिक्षा के अनेक ऐसे क्षेत्र थे जिस पर अभी भी गंभीरता पूर्वक विचार ही नहीं किया गया था। अभी तक देश में कोई ऐसा आयोग या समिति नहीं बनी थी जिसने शिक्षा के समस्त क्षेत्रों के सभी पक्षों पर विचार किया। यानी कि सरकार का कहना था कि अभी तक ऐसा कोई भी आयोग और ऐसी कोई भी समिति नहीं बनी जिसने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, मतलब सभी के लिए सोचा हो, है ना। यानी कि जितने भी चीज़ें होती हैं एजुकेशन के फील्ड में, उन समस्त क्षेत्र में उन्होंने विचार किया, और ऐसा कोई आयोग और समिति नहीं बनी थी। तो यहाँ से ये विचार जब आया तो एक ऐसा दिमाग जब आया तो अब उस पर कार्य भी होगा, है ना। अतः एक ऐसे शिक्षा आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता अब अनुभव की गई जो भारतीय शिक्षा के सभी पक्षों पर गहराई से विचार करके उनके विकास के लिए सुझाव दे सके। इसी आधार पर भारत सरकार द्वारा 14 जुलाई 1964, कब भैया, तो डेट्स ज़रूर याद रखिएगा, 2-4 क्वेश्चन आपके डेट से रिलेटेड ज़रूर बनेंगे। 14 जुलाई 1964 को शिक्षा के सभी स्तरों के सभी पक्षों के विकास के लिए एवं शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति एवं सामान्य सिद्धांतों और नीतियों के संबंध में परामर्श देने के लिए शिक्षा आयोग के नाम से एक आयोग नियुक्त किया गया। कब? 14 जुलाई 1964 को। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष आपके डॉक्टर, अब समझो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को इस शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। किस शिक्षा आयोग का? जो अभी ये नियुक्त था, उनके इस नाम पर हमने इसको कोठारी आयोग भी कहा। क्यों कहा? क्योंकि इसके जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी था, तो इस वजह से हमने इसको कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग भी कहा। इस आयोग के सदस्य कौन थे?
और अनेक भारतीय और विदेशी शिक्षा शास्त्रियों यानी कि जो आपके वेस्टर्न फिलोसफर्स भी थे। तो आइए जानते हैं कौन कौन थे। सबसे पहले जो इस कोठारी कमीशन के आपके जो अध्यक्ष थे या जो इस शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपके प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे। अन्य सदस्य में आपके श्री H.L. एल्विन, प्रोफेसर सदानोशी इहेरा, प्रोफेसर रॉजर रेवल, प्रोफेसर S.A. सुमोविस्की, श्री A.R. दाऊद, श्री P.N. कृपाल, प्रोफेसर V.S. झा, श्री R.A. गोपाल स्वामी, प्रोफेसर H.V. माथुर, प्रोफेसर V.P. पालजी, डॉक्टर J.K. सैयदेन, प्रोफेसर त्रिगुण सेन, श्री M. जा टोमा, कुंवर S. पानीदान। ये आपके क्या थे? सदस्य थे कोठारी कमीशन के। सदस्यों के सचिव कौन थे? तो श्री J.P. नायक जी थे जो अध्यक्ष थे शिक्षा नियोजन गोखले इंस्टीट्यूट पूना के। संबद्ध सचिव कौन थे आपके? तो श्री J.F. मैकडुगल जो डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन यूनेस्को पेरिस के थे। ठीक, अब इस आयोग की नियुक्ति और उसका जांच क्षेत्र क्या था, यानी कि इस आयोग की नियुक्ति अगर हुई है तो किन किन विषयों में जांच करने के लिए हुई है, वो किस किस चीज़ों की एनालिसिस करेगा। आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली में ऐसे सुधारों के लिए सुझाव देना था जिससे शिक्षा प्रणाली देश की बदली हुई परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार उपयोगी सिद्ध हो सके। सरकार के अनुसार आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था कि शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और शिक्षा के समस्त स्तरों का, राष्ट्रीय स्वरूप और समस्त स्तर यानी कि प्राइमरी, जूनियर, हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब सारे लेवल्स का, और सभी पक्षों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत एवं नीतियों के विषय में सुझाव देना। आयोग ने स्वयं अपनी नियुक्ति का उद्देश्य इन शब्दों में व्यक्त किया। अब इस कोठारी कमीशन ने अपना जो इनका उद्देश्य था, जो काम करने का एम था, वो क्या था? इन्होंने खुद अपने शब्दों में कहा कि ये आयोग जो है वो सरकार की शिक्षा संबंधी नीतियों, शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमानों एवं शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर विचार करने और अपनी सलाह देने के लिए गठित किया गया है। आयोग का प्रतिवेदन क्या था? आइए समझते हैं कि रिपोर्ट ऑफ द कमीशन क्या थी और ये कब आई, क्या हुआ, कैसे चीज़ें आगे चल करके इसी के आधार पर बदलेंगी। सब कुछ एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में जब अंत में हम कोठारी कमीशन जो आपका है इसका मूल्यांकन भी कर रहे होंगे। तो अगर आप अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो एक बार हमारी आपसे सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का, इस कमीशन का एक तरीके से पढ़ने का लाभ उठा पाए, है ना। ये काम तो आप ही कर सकते हैं। आयोग ने 2 अक्टूबर 1964 से अपना कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने अपना कार्य कब से शुरू किया भैया? तो 2 अक्टूबर 1964 से। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों का दौरा किया और अनेक विश्वविद्यालय, यहाँ तक कि समझो सभी जितनी यूनिवर्सिटीज़ थी, जितने आपके कॉलेज थे, जितने आपके स्कूल्स थे, इन सब का निरीक्षण किया और शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षा प्रशासकों, शिक्षकों व विद्यार्थियों से विचार विनिमय भी किया, है ना। अपना उनसे जाना कि इस उनके मत जाने। आयोग ने देश के अनेकों वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों और शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों से समालाप किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, समझिएगा बात को, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्रियों व अन्य मंत्रियों, सचिव, संसद सदस्य आदि से चर्चाएं की और शिक्षा के विषय में आम राय जानने व सुझाव प्राप्त करने के लिए लिखित साक्ष्य, टिप्पणी, ज्ञापन और प्रश्नावली पर के उत्तर प्राप्त किए। आयोग ने अपने समस्त कार्य को पूरा करने के लिए 12 कार्यटोलियाँ, कितनी भैया? 12 कार्यटोलियाँ यानी कि 12 टास्क फोर्सेस और 7 अध्ययन समूह यानी कि 7 आपके वर्किंग ग्रुप्स नियुक्त किए। आयोग पर लगभग 15 लाख रुपए से अधिक धनराशि व्यय हुई। लगभग 2 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब दिया भैया? कितने साल बाद? तो 2 साल लग गए इनको ये एनालिसिस करने में। केवल सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, मंत्री जो भी हैं, उन सब से एजुकेशन से संबंधित फील्ड में जो भी आपकी राय लेने के लिए इन्होंने 2 साल लगाया। और 2 वर्षों के कठिन परिश्रम के पश्चात आयोग ने अपना प्रतिवेदन था वो 29 जून 1966 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री यानी कि उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे श्री MS छागला जी, इनको अपनी रिपोर्ट क्या की? प्रस्तुत की। आयोग के प्रतिवेदन का नाम शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, यानी कि जो इनका प्रतिवेदन था ना, जो इनकी रिपोर्ट थी, उसका नाम इन्होंने शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट दिया था। इस प्रतिवेदन को 3 भागों में विभाजित किया गया।
प्रथम भाग समझो, 3 भाग में ये रिपोर्ट आपकी डिवाइडेड है। जो आपका पहला भाग है इसमें 6 यानी कि 1 से लेकर के 6 अध्याय हैं, जिनमें किस चीज़ को लेकर के बात की गई, जिनमें सभी स्तरों की शिक्षा व्यवस्था का पुनर्संगठन का विवेचन है। इस भाग में राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा को पुनर्व्यवस्थित करने, शिक्षा के संरचनात्मक पुनर्संगठन, शिक्षकों की समृद्धि, विद्यालयों में प्रवेश संबंधी नीति मतलब कैसे एडमिशन्स लिए जाएं, है ना, शैक्षिक अवसरों की समानता के विषय में विशद विवेचन किया गया है। द्वितीय भाग में कितने भैया, द्वितीय भाग में 11 यानी कि 7 से 17 अध्याय हैं, और ये क्या है इसके अंतर्गत है, किसमें भैया, द्वितीय भाग में, जिनमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों एवं वर्गों का पृथक पृथक विवेचन है। अध्याय 7 से 10 में स्कूली शिक्षा से संबंधित बातें कही हैं, और 11 और 13 में उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन से संबंधित बातें कही गई हैं। अध्याय 14 और 15 जो है उसमें कृषि शिक्षा से संबंधित बातें करी गई हैं, वहीं तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित भी बातें करी गई हैं। अध्याय जो आपका 16 है उसमें वैज्ञानिक शिक्षा व अनुसंधान तथा इस चीज़ की बात की गई है, और जो आपका 17वां अध्याय है इसमें प्रौढ़ शिक्षा के विषय में विवेचन किया गया है। तृतीय भाग जो है आपका उसमें 18 और 19 2 अध्याय हैं, किसमें, तृतीय भाग में, ठीक है। तो इनमें सिफारिशों को क्रियान्वित से संबंधित समस्याओं पर विचार किया गया है, और 18 में शैक्षिक योजना और प्रशासन तथा अध्याय 19 में शैक्षिक वित्त के विषय में विवेचन किया गया है, यानी कि जैसे स्कॉलरशिप वगैरह आती है ना, तो उसका सारा लेखा जोखा उसमें। अब आयोग की सिफारिशें और सुझाव क्या थे समझिएगा। जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें इन्होंने कहा, जैसे मान लीजिए कहा कि ये चीज़ ख़राब है, इसकी जगह पे ये ना हो करके ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि ईयरली पेपर ना हो करके सेमेस्टर में, ये हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, ऐसे इन्होंने कहा नहीं है, हम एक बात बता रहे हैं आपको। तो इन्होंने क्या सिफारिशें दी, क्या सुझाव दिए, आइए समझते हैं। सबसे पहले शिक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्य के विषय में अगर बात करें, एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के विषय में, तो आयोग ने अनुभव किया कि शिक्षा को लोगों के जीवन की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से संबंधित किया जाना चाहिए। तो शिक्षा का उत्पादिता के से संबंध, साथ में शिक्षा कार्यक्रमों से सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति हो, शिक्षा से प्रजातंत्र की जड़ें सुदृढ़ हो, साथ में शिक्षा से सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों और मान्यताओं का विकास हो, शिक्षा से जिज्ञासा, विचारधारा व निर्माणात्मक मान्यताओं द्वारा समाज का आधुनिकीकरण हो। इस तरीके से इन्होंने शिक्षा संरचना जो थी उसके स्तर को लेकर के क्या कहा, एजुकेशनल स्ट्रक्चर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इन्होंने कहा लॉन्च होना चाहिए। इन्होंने कहा कि 1 से 13 वर्ष की पूर्व विद्यालय अथवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद में 7 से 8 वर्षों की प्राथमिक शिक्षा जो 2 भागों में विभाजित हो जाए, 4-5 वर्ष की निम्न प्राथमिक हो और 2 से 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक हो। 2-3 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चे को। उच्च माध्यमिक स्तर पर 2 वर्ष की सामान्य शिक्षा और 2 से 3 वर्ष की औद्योगिक शिक्षा मिलनी चाहिए। उच्च शिक्षा में 3 वर्ष का स्नातकीय पाठ्यक्रम तथा इसके बाद विभिन्न अवधि वाले स्नातकोत्तर एवं शोध पाठ्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए बच्चों को। इन्होंने कहा कि पहली कक्षा में प्रवेश की आयु जो हो वो सामान्यतः 6 वर्ष की शिक्षा की समाप्ति पर की जाए। पहली सार्वजनिक बाह्य परीक्षा प्रथम 10 वर्ष की शिक्षा की समाप्ति पर की जाए। सामान्य शिक्षा में विशिष्टीकरण का कार्य कक्षा 10 के बाद किया जाए। माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के हों। कितने प्रकार के हों? 2 प्रकार के हों। कोठारी कमीशन के हिसाब से माध्यमिक विद्यालय कितने प्रकार के हों? 4 ऑप्शन मिलेंगे। आप क्या लगा करके आएंगे? 2 प्रकार के हों। एक तो हाई स्कूल जिसमें शिक्षा की अवधि 10 वर्ष की हो। दूसरा हायर सेकेंडरी स्कूल जिसमें शिक्षा की अवधि 11 या 12 वर्ष की हो। सभी हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में विकसित ना किया जाए, केवल उत्तम और साधन संपन्न स्कूलों को ही हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया जाए। इन्होंने कहा कि ये नहीं कि आप हर स्कूल में 12th करा दो, जहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हों, सारे डेटा के साथ में जितनी भी लैब लाइब्रेरी वाली चीज़ें होती हैं वो सब अवेलेबल हों, उन्हीं को ऐसा ट्रांसफॉर्म किया जाए। उच्च प्राथमिक कक्षाओं को राज्य विभाग जो है शिक्षा विभाग इनमें चुने हुए विद्यालयों में से इकाई के रूप में प्रारंभ करे तथा उनको पूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करे। 8 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक उन्नति की जाए जिससे इस स्तर पर होने वाले अपव्यय को कम किया जा सके। विश्वविद्यालय पाठ्यवस्तु को अधिक उन्नतिशील बनाया जाए। इसके साथ में विद्यालयी संकुलों का निर्माण यानी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण है वो जल्दी से जल्दी किया जाए। एक संकुल के अंतर्गत एक माध्यमिक विद्यालय और उसके आसपास के सब प्राथमिक विद्यालय रखे जाएं। संकुल क्या होता है पूछा जा सकता है। तो संकुल क्या होता है? जिसके अंतर्गत एक माध्यमिक विद्यालय हो और उसके आसपास जितने भी प्राथमिक विद्यालय हों उनको रखा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? एक संकुल कहते हैं। प्रत्येक संकुल के सभी विद्यालयों
के स्तरों का उन्नयन सामूहिक रूप से किया जाए। माध्यमिक शिक्षा परिषदों का पुनर्गठन किया जाए और उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा जाए। शिक्षा के सभी वर्गों में शिक्षा के स्तर को उच्च बनाने के लिए प्रयास किए जाएं। इस हेतु शिक्षा का गुणात्मक विकास किया जाए। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर एक ही संगठन का निर्माण, ये सबसे अल्टीमेट बात कही इन्होंने, कहा कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक ही संगठन का निर्माण किया जाए जो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय स्तर निर्धारण कर सके तथा उसका मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण कर सके। शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई के दिनों की संख्या में वृद्धि की जाए और पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, इन सब का अधिकतम उपयोग किया जाए। मतलब इन्होंने कहा कि चाहे जो पढ़ाई के जो दिन है उसमें आप इंक्रीमेंट करिए, लेकिन बच्चों को वर्कशॉप, लाइब्रेरी, लैबोरेटरी, इन सब का मतलब बच्चे यूज़ करें अच्छे से। शिक्षकों की स्थिति के विषय में भी इन्होंने कहा है, मतलब एक तरीके से कोठारी कमीशन ने अध्यापकों के लिए क्या कहा वो भी समझो। इस आयोग ने कहा कि शिक्षक के आर्थिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक स्तर को समुन्नत करने के लिए तथा भविष्य में आने वाले प्रतिभा संपन्न युवकों को इस व्यवसाय की ओर प्रेरित करने के लिए प्रेरणादायक और सतत प्रयत्न किए जाने चाहिए। शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक उन्नति के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए? आयोग ने विभिन्न स्तरों के शिक्षकों के लिए विभिन्न वेतन क्रमों की सिफारिशें की। इन्होंने कहा कि प्राइमरी, जूनियर, सेकेंडरी और कॉलेज लेवल के जो प्रोफेसर्स हैं इन सबकी क्या होनी चाहिए, जो सैलरी होनी चाहिए वो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग होनी चाहिए। शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जाए। इन्होंने कहा कि जैसे और भी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है वैसे इनको भी दिया जाए। उनके वेतन क्रमों में, यानी कि शिक्षकों के वेतन क्रमों व महंगाई भत्ते का प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में पुनर्निरीक्षण भी किया जाए। समान योग्यता वाले एवं समान कार्य करने वाले विद्यालयी शिक्षकों को समान वेतन दिया जाए, चाहे वे राजकीय विद्यालयों में कार्य कर रहा हो अथवा अनुदान प्राप्त या गैर सरकारी में काम कर रहा हो। यानी कि जैसे कि मान लीजिए प्राइमरी में अगर कोई टीचर है, चाहे वो हिंदी पढ़ा रहा हो, चाहे वो इंग्लिश पढ़ा रहा हो, चाहे वो सोशल साइंस पढ़ा रहा हो, चाहे वो कुछ भी पढ़ा रहा हो, इन सब की सैलरी सेम होनी चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर इन वेतन क्रमों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण व्यय का 80% और राज्य सरकार द्वारा 20% वहन किया जाए। संबद्ध महाविश्वविद्यालयों के लिए यदि आवश्यक हो तो केंद्रीय सहायता 100% दी जाए। शिक्षकों के कार्यों के घंटों की गणना में कक्षा को ही नहीं अपितु उन सभी बाह्य कार्यों को सम्मिलित किया जाए जिन्हें शिक्षकों को करना पड़ता है। शिक्षकों को पदोन्नति के अवसरों का विकास किया जाए जिससे योग्य व्यक्तियों को इस ओर आकर्षित किया जा सके और शिक्षण के व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय में जाने से उन्हें रोका जा सके। समझ रहे हैं कि मतलब जैसे कि आप समझ रहे हैं ना कि प्रमोशन जैसे हर फील्ड में होता है वैसे इस फील्ड में भी किया जाए। जैसे प्राइमरी टीचर भी प्रमोट होते हैं, है ना, आगे जा कर के, तो वो भी अपना 6 to 8 में चले जाते हैं। सभी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए त्रिसूत्रीय लाभ योजना यानी कि ट्रिपल बेनिफिट स्कीम, प्रोविडेंट फंड, पेंशन और जीवन बीमा को लागू किया जाए। पूछा जा सकता है कि टीचर्स के लिए त्रिसूत्रीय लाभ योजना किसकी रिपोर्ट में इस बात की चर्चा की गई? ऑप्शन ए मकाले के विवरण पत्र में, ऑप्शन बी वुड के घोषणा पत्र में, ऑप्शन सी आपका कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप क्या लगा करके आएंगे? ऑप्शन सी कोठारी कमीशन में। ठीक। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु यानी कि उनकी रिटायरमेंट की एज 60 ईयर्स होनी चाहिए, लेकिन अगर वो अच्छे हैं, मतलब विशेष परिस्थितियां हैं कोई, तो 65 वर्ष तक भी बढ़ाया जाए। सरकारी और गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों की सेवा शर्तें समान बनाई जाए। महिला शिक्षकों को शिक्षा के सभी स्तरों पर और सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया जाए। इनके लिए बड़ी संख्या में अंशकालिक सेवाओं की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों को प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार की संख्या बढ़ाई जाए तथा पुरस्कारों के लिए शिक्षकों का चयन करने वाली समिति को सशक्त बनाया जाए। व्यक्तिगत ट्यूशन प्रथा को प्रतिबंधित भी किया जाए। शिक्षकों की शिक्षा के विषय में कहा कि शिक्षक शिक्षा के अलगाव का अंत होना चाहिए। कहने का आशय ये है कि इस आयोग ने कहा कि शिक्षकों की शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए इसके अंदर विद्यमान जो अलगाव है इसकी प्रवृत्ति को दूर किया जाए और इसे विश्वविद्यालय शैक्षिक जीवन तथा स्कूल के जीवन के साथ संबंधित किया जाए। इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की स्नातक और स्नातकोत्तर
पाठ्यक्रमों में शिक्षा को एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाए, एजुकेशन को एक सब्जेक्ट के रूप में सम्मिलित किया जाए। कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में शिक्षा स्कूल यानी कि स्कूल ऑफ एजुकेशन स्थापित किए जाएं, जिनमें शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग, अनुसंधान और अन्य शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन किया जाए। प्रसार सेवा विभाग की स्थापना समस्त प्रशिक्षण संस्थाओं में एक अनिवार्य अंग के रूप में की जाए। पुराने विद्यार्थियों का शिक्षकों से संबंध स्थापित करने के लिए और प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए पुरातन छात्र संघ यानी कि एल्यूमिनी एसोसिएशन की स्थापना की जाए। प्रत्येक राज्य में सघन कॉलेजों यानी कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज की स्थापना की जाए, जिनमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक राज्य में राज्य शिक्षा परिषद स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर्स एजुकेशन की स्थापना की जाए और इसे सभी स्तरों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा जाए। विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाओं के अलगाव को दूर करने के लिए सबको ट्रेनिंग कॉलेज की संज्ञा दी जाए और उनको अपने क्षेत्र के विद्यालयों से संबद्ध किया जाए। प्रशिक्षण काल में शिक्षकों के शिक्षण अभ्यास के लिए केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों का ही चयन किया जाए। साथ में प्रशिक्षण काल यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो ट्रेनिंग है उनका, उसमें प्राथमिक विद्यालयों के उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने सेकेंडरी स्कूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए। इन्होंने कहा ट्रेनिंग जो है वो 2 साल की होनी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों के स्नातक शिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि में 1 वर्ष की होनी चाहिए। यानी कि अगर माध्यमिक विद्यालय की बात की जाए या स्नातक शिक्षकों की बात की जाए, है ना, वो अगर टीचर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो उसकी अवधि यानी कि उसकी टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए, 1 वर्ष तक ट्रेनिंग किया जाए वो, है ना, व्यक्ति। तो इस पर कुछ समय बाद भी 2 वर्ष की कर दी गई थी। ठीक, शिक्षा में स्नातकोत्तर की अगर हम बात करें तो एमएड का प्रशिक्षण काल 1.5 वर्ष का होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। प्रधान अध्यापकों और ट्रेनिंग कॉलेजों के शिक्षकों के लिए समय समय पर विशेष कोर्स भी चलाए जाने चाहिए। 1 वर्ष में कार्यकारी दिवसों की संख्या 200 होनी चाहिए। 1 वर्ष में क्या कहा कि वर्किंग डेज जो हैं 365 में से कितने होने चाहिए, तो 200 होने चाहिए। अब शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के विषय में क्या कहा गया, तो इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के सहयोग से शिक्षा का विषय अनुस्थापन अथवा अंतर वस्तु पर आधारित पाठ्यक्रम का संगठन समुचित ढंग से किया जाए। साथ में विश्वविद्यालयों में सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम चलाए जाए। शिक्षक प्रणाली में इस प्रकार सुधार किया जाए कि व्यक्तिगत संबंध, अनुभव, स्वाध्याय, विचार विमर्श, ग्रंथालय में कार्य आदि को विशेष महत्व भी दिया जाए। ठीक है, उसके बाद में शिक्षण व्यवसाय में योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए एमए शिक्षा से या एमएड या पीएचडी की संख्या में वृद्धि करने के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापक वर्ग के लिए शैक्षणिक योग्यता एमए या एमएड होनी चाहिए। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। प्रत्येक शिक्षण संस्था के साथ एक प्रदर्शन स्कूल होना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं में छात्रावास की सुविधाएं बढ़ाई जाएं और पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, वर्कशॉप व प्रदर्शन कक्षों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्रों में शिक्षकों की मांग के आधार पर प्रशिक्षण सुविधाओं के प्रसार की योजना तैयार करे। अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रयास आरंभ किए जाएं। अंशकालिक तथा पत्राचार पाठ्यक्रम की सुविधाओं का भी विस्तार किया जाए। छात्र संख्या और मानव शक्ति को लेकर के भी इन्होंने कहा कि आयोग ने छात्र संख्या और मानव शक्ति के अंतर्गत मुख्य 2 बातों पर विचार किया। पहली तो छात्र संख्या की जो राष्ट्रीय नीति है वो, और दूसरी माध्यमिक और उच्च संख्या की जो छात्र संबंधी नीतियां हैं उन पर विचार किया। तो इन्होंने छात्र संख्या की राष्ट्रीय नीति के तहत कहा प्रत्येक बालक बालिका को कम से कम 7 वर्ष तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। निम्न माध्यमिक शिक्षा का अधिकतम प्रसार करना। उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था उन बालक बालिकाओं के लिए करने के योग्य हो जो प्रशिक्षित मानव शक्ति के अभाव का पूरा करना चाहते हो। साथ में व्यावसायिक, प्राविधिक और जीविका संबंधी शिक्षा का विस्तार पर बल दिया और शैक्षिक अवसरों में समानता स्थापित करने के लिए प्रयास किया। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में छात्रों का नामांकन नीति की अगर मैं बात करूँ तो उच्च प्राथमिक शिक्षा में छात्र संख्या संबंधी नीति का निर्धारण 4 बातों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। पहला, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए जनता की क्या मांग है। छात्रों की जन्मजात योग्यताओं का विकास क्या है। तीसरा, उत्तम शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की समाज की क्षमता और मानव शक्ति की क्या आवश्यकता है। ठीक, गत वर्षों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए
जनता की मांग बहुत बढ़ी है और भविष्य में और भी बढ़ेगी। इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए धन साधन और शिक्षक जुटाना देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बहुत कठिन था। इसलिए माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश देने के लिए चयनात्मक प्रवेश प्रणाली, है ना, एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट, इन सब नीति को अपनाया जाना चाहिए और योग्य छात्रों को ही, यानी कि जो बच्चा उस चीज़ को करने के काबिल उसी को प्रवेश दिया जाना चाहिए। इस समय हमारी छात्र संख्या संबंधी नीति का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों में से 5 से 15% को उच्च शिक्षा प्राप्त करने को अवसर देना चाहिए और इन छात्रों की आर्थिक कठिनाइयों का समाधान करने के लिए उदारतापूर्वक छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। भविष्य में शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करते समय शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार मिलने के अवसर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या कंप्लीट कर चुके हैं? जैसे हमने आपको बताया ना, 3 भाग में विभाजित थी इनकी रिपोर्ट। प्रथम भाग के अंतर्गत कुछ अध्याय थे, कुछ द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय थे। तो आप अपना 5वां अध्याय पढ़ चुके हो। छठा अध्याय इनका क्या है कि विद्यालय शिक्षा प्रसार। इस तरीके से जितने भी अध्याय, अभी जैसे हमने आपको यहाँ पर सबसे पहले यही पढ़ाया, वेट फॉर अ मिनट, आई विल एक्सप्लेन यू। देखो, जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि प्रथम भाग में 1 से 6 अध्याय हैं, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने द्वितीय भाग में कहा कि 11 से लेकर के 13 तक, है ना, 7 से 17 तक अध्याय हैं। उसके बाद में जो अंतिम तृतीय भाग था उसमें इन्होंने 18 से 19 बताए, ठीक है। देखो, 1 से लेकर के 6 तक के अध्याय किसमें है? इनके पहले पार्ट में है। दूसरे पार्ट में इनके कहाँ से लेकर के भैया? 7 से लेकर के 17 तक के अध्याय हैं। फिर 18 और जो बचा 19 है वो इनकी थर्ड रिपोर्ट में है। तो हम आज आपको पहला पूरा भाग पढ़ाएंगे, इसी तरीके से दूसरा भाग हम आपको एक दिन कराएंगे और तीसरा भाग एक दिन, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे अभी तक आपने इतने भाग पढ़ लिए हमारे साथ में, है ना। और अब आप हमसे क्या पढ़ने जा रहे हैं? छठा भाग। तो प्रथम, देखो, तो ये छठा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो जो प्रथम भाग था कोठारी आयोग का, उसमें 1 से लेकर के 6 अध्याय की बात की गई थी। तो और उसके बाद में जो दूसरा भाग था उसमें 7 से लेकर के 17 तक की बात की गई है। उसके बाद में जो तीसरा भाग है उसके अंतर्गत 18 और 19 की बात की गई है। तो हम आज जो आपको अब छठा भाग पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक, प्रथम उसका। तो आयोग ने विद्यालय शिक्षा के 3 स्तरों, यानी कि पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्रसार के लिए अनेक सुझाव दिए। कुछ प्रमुख सुझाव क्या थे तो समझो। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रसार। प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रसार केंद्र स्थापित किए जाएं, जो अपने क्षेत्र में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रसार के लिए उत्तरदायी हों। ये केंद्र पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण और इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अभिनव कार्यक्रम का संचालन करें, ठीक। रिफ्रेशर कोर्स का भी एक क्या करें? संचालन करें। निजी संस्थाओं को, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें राज्य सरकारों द्वारा उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता भी दी जाए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए अल्पव्ययी विधियों की खोज की जाए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों को लचीला बनाया जाए और इसमें शारीरिक क्रियाओं तथा खेल द्वारा सीखने के महत्व दिया जाए। साथ में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार के संबंध में क्या कहा? तो सन 1975 से लेकर के 76 तक 5 वर्षों की प्रभावपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था देश के सभी बालक बालिकाओं के लिए की जाए। सन 1985 से लेकर के 86 तक 7 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था देश के प्रत्येक बालक बालिका के लिए कर दी जाए। इस प्रकार सन 1986 तक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। अपव्यय और अवरोधन को अधिक से अधिक कम करने के लिए प्रयास किए जाएं। प्राथमिक शिक्षा का प्रयास करने के लिए, जो प्राथमिक शिक्षा है इसको प्रसार करने के लिए, यानी कि इस पर और ज़्यादा अच्छे से काम करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार से की जाए कि निम्न प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय किसी बालक के घर से क्रमशः 1 और 3 मील से अधिक दूर ना हो। समझो बात को, जो प्राथमिक विद्यालय हो वो 1 मील से दूर ना हो और जो आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय वो 3 मील से दूर ना हो। जो बालक निम्न प्राथमिक
शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे अध्ययन के इच्छुक ना हो उनके लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ऐसे बालक जो किसी कारणवश प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे पढ़ने की स्थिति में ना हो उनको प्राथमिक स्तर पर ही किसी हस्तकार्य में निपुण कर दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए इस आयोग ने भी अपने विचार क्या दिए तो समझो। तो इन्होंने कहा कि नए विद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य स्तर पर सर्वेक्षण किया जाए और योजना के अनुसार जिला स्तर पर नए विद्यालय की स्थापना की जाए। माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए निजी प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण इस प्रकार किया जाए कि निम्नतर माध्यमिक स्तर पर 20% छात्रों को और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाए। निम्न माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर छात्रों को पूर्णकालिक और अल्पकालिक व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जाए। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में समानता के अवसर स्थापित किए जाए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बालकों की माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाए। बालिकाओं में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए ठोस कदम भी उठाए जाए। अच्छा, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण के विषय में क्या कहा इन्होंने? तो इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए एक केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के विशेष अनुदान दिए जाने चाहिए। साथ में निम्न माध्यमिक स्तर पर टेक्निकल स्कूलों को पढ़ाने जाने वाले अंतिम पाठ्यक्रमों में विस्तार किया जाए ताकि छात्रों को विभिन्न उद्योगों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। जो छात्र 7वीं या 8वीं कक्षा के बाद पारिवारिक व्यवसाय या छोटा मोटा कारोबार करने के लिए पढ़ाई छोड़ देते हैं उनके लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों के लिए कृषि संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पॉलिटेक्निक विद्यालयों में विभिन्न विषयों को पूर्णकालीन पाठ्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए। और इसके बाद में इन्होंने कहा कि 6 माह से 3 वर्ष के पाठ्यक्रम की व्यवस्था कृषि, वाणिज्य, प्रशासन, लघु उद्योगों आदि में की जानी चाहिए। कृषि एवं इंजीनियरिंग के कार्यों में लगे हुए उन बालकों के लिए जो अपने ज्ञान का नवीनीकरण करना चाहते हैं, कृषि और इंजीनियरिंग के पॉलिटेक्निकों में लघु सघन पाठ्यक्रम, शॉर्ट कंडेंस्ड कोर्स की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप ये जो उनका प्रथम भाग था उसके अंतर्गत 6 अध्याय थे वो आप पढ़ चुके हैं। अब जो आपके 7 से लेकर के 17 लगभग 10 अध्याय आपके किस में होंगे? द्वितीय भाग में, और 2 अध्याय आपको पढ़ने पड़ेंगे तृतीय भाग में। उसके बाद में हम इसका मूल्यांकन करेंगे। तो देखो, इसको ना थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाना है, इस वजह से सिर्फ हम आज 6 ही अध्याय पढ़ाएंगे। इन 6 अध्यायों की आप प्रैक्टिस करके ज़रूर आइएगा। तो जो रिपोर्ट के प्रतिवेदन थे उस हिसाब से पहला जो अध्याय था उसमें शिक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्य की बात की गई थी। दूसरे अध्याय में शिक्षा की संरचना और स्तर की बात की गई है। तीसरे अध्याय में शिक्षकों की क्या स्थिति है उससे संबंधित चर्चा की गई। चौथे अध्याय में शिक्षकों की जो शिक्षा है उसके संबंधित बातें बताई गई। उसके बाद में 5वें अध्याय में छात्र संख्या और मानव शक्ति यानी इनरोलमेंट एंड मैन पावर के विषय में बात की गई। छठे जो आपका अध्याय था उसमें एक्सपेंशन ऑफ स्कूल एजुकेशन के विषय में बात की गई। तो ये था आपका कोठारी कमीशन की पहला जो भाग था, उसके अंतर्गत 6 अध्याय के माध्यम से जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब यहाँ से आपको हम देखो ये सारे अध्याय जो है ना वो सब हम पहले पढ़ाएंगे आपको। 17, 18, 19 अध्याय हैं पूरे। तो पूरे 19 अध्याय जब आपको हम कंप्लीट करवा देंगे, है ना। देखिए, शैक्षिक प्रशासन और पर्यवेक्षण ये आपका 18वां है। इस तरीके से जब हम आपको ये सभी अध्याय करवा देंगे तब हम इस आयोग का मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विकास में कोठारी कमीशन का क्या योगदान रहा इसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसका पार्ट 2 का जो क्लास है वो हम कल करवाएंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक आध दिन देर हो जाए लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट होने के साथ में चीज़ें समझ में आनी चाहिए। पार्ट 2 की क्लास हम आपको इसके रिगार्डिंग कल करवाएंगे। अगर आप इसके MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अभी ही इंस्टॉल कीजिए PG Point ऐप। अगर आप कोई चीज़, कोई ब्लंडर, कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम ID पे यानी कि PG Point ऑफिशियल पर, उसके साथ में हमारी मेल ID जो है pgpoint100@gmail.com पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। ठीक है, तो PDF अगर आपने अभी तक नहीं ली तो ज़रूर ले लीजिएगा। उसके अंतर्गत चैप्टर वाइज सारे 1 लीनियर पॉइंट्स होंगे और साथ में उसके 1300 से ज़्यादा MCQs क्वेश्चंस होंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से अपनी पढ़ाई को करिए ताकि इस बार आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो पाए। यहीं से हम अपनी सेशन को करना चाहेंगे एंड कल हम आपको इसका पार्ट 2 की क्लास दे रहे होंगे। हमेशा खुश रहिए,
मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।